एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। सो दोस्तों, हमने जो MCQ क्विज स्टार्ट की है विंग्स उड़ान के ऐप पे, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऐप डाउनलोड करना, उसमें आपको क्विज मिलेगी। डेली आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। तो उससे एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी साथ में डाल रहा हूँ, सो दैट आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। वेजेस किसके लिए पे किए गए? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस के लिए। ये आपने सबसे पहले याद रखना है। देखिए, हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं दो तरह के, एक तो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, यानी जो रेकरिंग नेचर है, नॉन रेकरिंग नेचर है, जो रेगुलर नहीं किए जाते, कभी कभार होने वाला एक्सपेंडिचर कैपिटल है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेगुलर बेस पे किए जाते हैं, हर महीने या हर साल किए जाते हैं। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा, फॉर एग्जांपल हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा, या जैसे मान लो फिक्स एसेट में हमने कोई लैंड खरीदा, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना दी, तो ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में हमेशा उस अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा जिस पे वो एक्सपेंडिचर आया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की है, प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की है, तो ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उस केस में हम प्रीमिसेस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर ये वेजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेजेस किसी रिपेयर के लिए दी होती है, मशीनरी की रिपेयर के लिए, तो ये एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है, तब हम वेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता, जो कि एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जिस पे वो एक्सपेंडिचर आया उस अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है। तो इस केस में हमारा आंसर रहेगा कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और प्रीमिसेस अकाउंट को करेंगे डेबिट, एज पर यूर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पोस्ट डेटेड चेक्स आर कंसिडर्ड एट। पोस्ट डेटेड चेक्स वो होते हैं जो आज आपके अकाउंट में क्लियर नहीं होंगे, जिन पे आज की डेट ना होके कल की डेट या अगले किसी दिन की डेट डाली गई है, उसको पोस्ट डेटेड चेक को कहते हैं। तो उनको हम क्या मानते हैं? ना तो हम उनको कैश मान सकते हैं, ना बैंक बैलेंस मान सकते हैं, ना कैश रिजर्व मान सकते हैं। कोई भी ऐसा पैसा जो फ्यूचर में मिलने वाला है वो रिसीवेबल है, और उसको हम बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच बजट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटरी सिस्टम एंड ऑल अदर बजट डिपेंड अपॉन इट। अगर हमें कोई बजट बनाना, तो सबसे पहला बजट हम क्या बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले कोई भी बिजनेस करते हैं, हम कहते हैं भाई हमारी सेल होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे सेल बजट कि आने वाले महीने में हम कितनी सेल करेंगे। सेल बजट बनेगा तो उसके बाद सेल के हिसाब से हमने कि कितनी सेल हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन बजट, फिर रॉ मटेरियल परचेज बजट और बाकी के बजट्स बनाएंगे। तो सेल बजट जो है ये फर्स्ट स्टेप है बजटरी कंट्रोल सिस्टम का, तो हमारा आंसर होना चाहिए सेल्स बजट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से किस तरह के एक्सपेंस पे करते हैं? देखिए दोस्तों, दो ही तरह के एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सेल में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल में से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो हम माइनस कर देते हैं, सेल्स में से माइनस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। पूरा फॉर्मूला आपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा होगा, और वो आपका बनता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ऐसे एक्सपेंस जो प्रोडक्ट के बनने के बाद के हैं, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें तो हमारा बनता है नेट प्रॉफिट। ये भी आपको बता दूं, तो ये जितने भी एक्सपेंस आपको दिख रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं। तो जब ये सारे के सारे एक्सपेंस हम कहाँ से माइनस करते हैं? अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन पूछा था कौन सा एक्सपेंस, तो तीनों ABC, सेलिंग, फाइनेंशियल, जनरल एक्सपेंस, तीनों के तीनों हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन कैश बुक बैंक चार्जेस और रुपीज़ 5000 वाज नॉट रिकॉर्डेड। कैश बुक में हमने बैंक चार्जेस 5000 के, यानी बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस लिए 5000 के, हमने नहीं रिकॉर्ड किए। नेम द करेक्ट कैश बुक एंट्री एडजस्टमेंट। देखिए दोस्तों, कैश बुक वो है जो कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट के बारे में बात करती है, या बैंक कॉलम में बैंक में जो हमारा पैसा आया या गया उसके बारे में बात करती है। तो अगर मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, अभी कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा, अगर बैंक से हमारा 5000 रुपया कटा तो हमें वो अपनी कैश बुक में भी दिखाना है। तो आपको पता है कि रिसिप्ट्स हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट क्रेडिट साइड में। तो इस केस में जो बैंक से हमारा पैसा कटा, हम अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि बैंक से हमारा 5000 कट चुका है। तो इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन नेटवर्थ मेथड ड्राइंग्स इज एडिड विद। सिंगल एंट्री सिस्टम कि नेटवर्थ मेथड में हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं कि इसमें ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स।
देखिए दोस्तों, सिंगल एंट्री सिस्टम में नेट वर्थ मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो मेथड वो अप्लाई किया जाता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो उसमें अगर मैं आपको बता दूं कि क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। उसमें ऐड कर देते हैं सबसे पहले हम लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, माइनस कर देते हैं, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देते हैं, एडिशन कैपिटल होगी तो माइनस कर देते हैं, और फिर जो भी आपका आंसर आता है उसमें से माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो आपका नेट प्रॉफिट आता है। क्लियर है? तो क्लोजिंग कैपिटल में इस क्वेश्चन के हिसाब से नेटवर्थ मेथड में क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, आपने यहाँ देखा ड्राइंग्स को हम ऐड कर देते हैं, किस में, क्लोजिंग कैपिटल के साथ। तो चलिए आंसर भी दे दूँ अब आपको कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड हो जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। जब हम किसी को गुड्स वापस करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, डेबिट नोट। और जब हमें कोई गुड्स वापस करता है यानी कस्टमर हमें वापस करता है, सेल्स रिटर्न जिसे कहते हैं, तब हम कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। ठीक है, तो इस केस में परचेज रिटर्न के समय डेबिट नोट इशू किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या काम है इसका, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे चेक करना, करेंसी नोट इशू करना। सिबल का काम क्या है, सिबल का काम है आपका क्रेडिट स्कोर, मतलब जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपने अगर वो लोन टाइम पे दिया तो आपका स्कोर अच्छा होगा, तो आपके सिबल बेसिकली आपका लोन वापस करने की क्षमता के बारे में बात करता है कि आप लोन जो लेते हो बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आरबीआई के अंडर है, उसका लोन टाइम पे वापस कर सकते हो या नहीं। अगर आपने टाइम पे वापस किया तो सिबिल स्कोर आपका अच्छा होगा, अगर टाइम पे वापस नहीं किया तो सिबिल स्कोर बुरा होगा। उसी अच्छे और बुरे स्कोर को देख कर बैंक आपको लोन देता है। तो सिबिल मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका काम है जो सिक्योरिटी मार्केट है या स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करना। और इरिडा का काम है जो मतलब जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, कि उनका इंटरेस्ट देखते हैं। तो ये तीनों जो हैं आरबीआई, सेबी और इरिडा, ये तीनों ही जो है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन में आती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, लेकिन सिबल नहीं आती। तो क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटरी, कौन सा इसमें से जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, दैट इज सिबल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80,700, ओपनिंग स्टॉक इज 5800, क्लोजिंग स्टॉक इज 6000, देन द अमाउंट ऑफ परचेज विल बी। देखिए दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट, इसका मैं आपको फॉर्मूला लिख दूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये इसका फॉर्मूला है, माइनस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर आप इसकी वैल्यू पुट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके सामने दिख रही है आपको 80,700, राइट, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक आपको दिख रहा है 5800, परचेजेस आपको निकालनी है तो पी आपको फाइंड आउट करना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है 6000। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको आंसर दिखेगा 80,900। 5800 में से 6000 माइनस करोगे तो -200 रहेगा, -200 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, -200 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 80,900 आपका जो है वो आंसर आपको दिखेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड रेंट किसके बराबर है, ऑप्शंस आर फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट वैल्यूएशन, लोअर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट किसके बराबर होता है, हमें सबसे पहले लेनी होती है म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। टैक्स में आपने पढ़ा है, दोनों में से जो हाई होगी पहले वो ले लेनी है, विच एवर इज हाई, जो हाई है वो ले ली, फिर उसको कंपेयर करना है विच एवर इज, ठीक है, ये विच एवर पढ़ना, विच एवर इज हाई, जो हाई होगी वो ले ली, फिर उसको कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इन दोनों में से आपने लेनी है विच एवर इज लेस। तो इसको देखते हुए हमारा आंसर क्या बनेगा, डी, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट वैल्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। कितना ले सकते हैं मैक्सिमम, जितना आपका स्टैंडर्ड रेंट है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। सो डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs, नेक्स्ट MCQs आपको कल मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।